जी अविनाश सर, रियल एस्टेट स्पेस में इस समय आपने अनंतराज की बात की, लेकिन क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन थोड़ी काबू में आई है, इस बार की इन्फ्लेशन थोड़ी हायर साइड पे आई थी, पर ये माना जा रहा है कि आने वाली जो पॉलिसीज़ है आरबीआई की भी, वहाँ पे ब्याज दर की कटौती की संभावनाएं बढ़ रही है। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे एक तो आपको जीएसटी के बाद का कंजम्पशन बूस्ट स्टोरी भी वहाँ पे आती है। अनंतराज आपका एक फेवरेट पिक है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो आपको पसंद है इस सेक्टर पे? आई थिंक रियल एस्टेट में देखिए जो बड़े प्लेयर्स है जैसे लोडा है जो बॉम्बे मार्केट में काफी बड़ा प्लेयर है, डीएलएफ है, उसके बाद ओबेरॉय रियल्टी जो वापस मुंबई मार्केट में काफी अच्छा काम करता है। देखिए मुझे लगता है कि रियल एस्टेट कंपनीज में जहाँ पे इन्वेंट्री अच्छी तरह से बिक रही है, मतलब जहाँ पे जो मार्केट्स में प्राइस करेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ है, वहां पे हमको फोकस करना है। तो दो तीन गिने चुने स्टॉक्स है, जैसे मैंने कहा कि महिंद्रा रियल्टी है, ओबेरॉय रियल्टी है, तो ये डेफिनेटली आप देख सकते हो। लोडा में भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली फेस्टिवल टाइम में जो रियल एस्टेट के सेल होते हैं वो ज्यादातर सेकंड हाफ में ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये दो तीन कंपनियां हैं जो हमको लगती है कि पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर जरूर इंटरेस्ट कट से बेनिफिट होगा, सीमेंट के ऊपर जो जीएसटी की कटौती आ गई है उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। तो इसका जो नंबर्स का रिफ्लेक्शन है वो शायद आपको अक्टूबर टू मार्च के नंबर्स में दिखना चाहिए। तो ये हमारी तरफ से लार्ज कैप्स पे फोकस रहेगा। आज मोमेंटम फिर से मेटल स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 98 के लेवल्स के नीचे आ चुका है और ब्याज दरों में कटौती के बाद हो सकता है कि इसमें एक बार फिर एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो टाटा स्टील करीबन आधा फीसदी ऊपर कामकाज करते हुए, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीब 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो प्रशांत, मेटल में आपको क्या पसंद है? टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, वेदांता, हिंडाल्को? आई थिंक हिंदुस्तान जिंक और वेदांता ये दोनों स्टॉक्स फोकस करना चाहिए। अगेन मेटल बीइंग वोलेटाइल, मुझे लगता है कि एज ए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव ही देखना चाहिए। सो वेदांता में मुझे लगता है कि अभी भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाकी है। यहाँ से 475, 478 या 480 ये ट्रेडिंग टारगेट मान सकते हैं वेदांता में। और हिंदुस्तान जिंक ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, जिसके पास सिल्वर भी है, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन इनडायरेक्ट बेनिफिट फॉर द स्टॉक। तो ओवरऑल मेरा हिंदुस्तान जिंक पे 500 के आसपास का टारगेट है ऑन टेक्निकल बेसिस। अगेन बिहेव लेके ट्रेडर, मुझे यहाँ पे लगता है कि ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। जी अविनाश सर, बैंकिंग स्पेस में अब क्या करना चाहिए? आज प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कोटक बैंक जो है टॉप गेनर है निफ्टी 50 का, करीबन 3% का इजाफा है। एक्सिस बैंक पे करीबन 1.5% का इजाफा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जो है उसी दायरे में फंसा हुआ है, एचडीएफसी बैंक भी वहीं फंसा हुआ है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस आपको अभी अच्छा लग रहा है, या फिर पीएसयूज में आपको वैल्यूएशन भी दिखता है और लगता है कि मोमेंटम वहां पे ज्यादा आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सरकारी जो बैंक्स है वहां पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। और हमको लगता है कि ये जो जीएसटी की कटौती हो गई है वहां पे एक क्लियर इंडिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है बैंकों को कि क्रेडिट ग्रोथ अवेलेबिलिटी अभी लोगों को मिलनी चाहिए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है जो सरकारी बैंक है काफी लिक्विडिटी फ्लश है। सबसे बड़ी बात पहले तिमाही के बाद एसेट क्वालिटी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ठीक ठाक है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखे, कैनरा बैंक देखे, एसबीआई देखे, तो मुझे लगता है कि देखिए अभी भी काफी पोटेंशियल है इन बैंक्स को रीरेट होने के लिए। इनफैक्ट कैनरा बैंक के लिए मैं पढ़ रहा था कि कैनरा रोबेको को पब्लिक इशू करने का जो उनकी एएमसी कंपनी है उसका पब्लिक इशू करने का अप्रूवल भी मिला है। तो कहीं तो थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग कैनरा बैंक को मिलेगी। और काफी बैंक्स है इंक्लूडिंग कैनरा बैंक जो बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करते हैं। तो आई वुड प्रिफर मोर ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स गीतू, जहां पे हमको लगता है कि आगे आने वाले 6 से 12 महीने में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और बैंकों में जरूर आपको सेकंड हाफ में ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी ये जीएसटी के कट्स है वहां पे तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो लिक्विडिटी की जरूरत लगेगी। और प्राइवेट और कॉर्पोरेट कैपेक्स, जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो भी काफी तेजी से आपको देखने को मिलेगा। तो नेट सरकारी बैंक्स पे कोशिश करिए कि आपके पोर्टफोलियो में हो। लॉजिस्टिक्स शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। एजीज लॉजिस्टिक करीबन 7% ऊपर कामकाज करते हुए, जीई शिपिंग के स्टॉक में भी करीबन 3.25% का इजाफा है। टीसीआई भी आज करीबन 1.5 से 2% के साथ मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, कंटेनर कॉर्प में भी एक इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ पसंद है आपको प्रशांत इन स्टॉक्स में से? एज ए एनालिस्ट मैं फंडामेंटली कोई लॉजिस्टिक स्टॉक्स ट्रैक नहीं करता हूं, बट अगेन ये चीज मुझे लगता है कि टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है। कल ही शायद वो स्टॉक ने अच्छा खासा 50 डे डीएमए एज वेल एज 200 डीएमए को क्रॉस करके क्लोजिंग किया, तो वो एक ट्रैक्शन है। बट इन स्पेसिफिक ऑफ न्यूज लॉजिस्टिक्स पे मैं ट्रैक नहीं करता हूँ।
अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक को देखिएगा, वहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं और थोड़ा बहुत एनएसई के आईपीओ को लेके भी अब खबरें जो है वो आना शुरू हो चुकी है। सो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों की अगर हम बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडीएल, सीडीएसएल और अन्य ब्रोकिंग हाउसेज, उनमें आपकी क्या नजरिया बन रहा है इसमें प्रशांत? मुझे ब्रोकिंग हाउसेस अच्छे लगते हैं, जैसे कि एडलवाइज हो, मोतीलाल ओसवाल हो। वहां पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी में एज वेल एज मोमेंटम में ब्रोकर्स कैन डू गुड बिजनेस। बाई करो या सेल करो, जब भी उनको ब्रोकरेज मिलती है तो बिजनेस अच्छा होता रहता है। बट बीएससी एक्सचेंज मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कंसिडर करेगा, एक अच्छा खासा रेंज में ही रहेगा, फ्रॉम दी 2000 एंड 2300 के रेंज में, मतलब 100 रुपए ऊपर 100 रुपए नीचे, यही रेंज में अटका रहेगा टेक्निकली। बट न्यूज बेस पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट या सेबी कुछ कंसल्टेशन पेपर भी ड्राफ्ट कर रहा है फॉर नो टेकिंग अवे दी वीकली एक्सपायरीज। तो जब भी कोई एक्सचेंजेस की वीकली एक्सपायरीज अगर कुछ निकाल देते हो, तो शायद उनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो बिजनेस मॉडल होता है वहां पे डिस्टर्ब होगा। तो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच, नॉट एज ए इन्वेस्टर। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से रहो तो मैं अभी भी शॉर्ट रहूंगा बीएससी पे। मुझे लगता है कि स्टॉक 1950 तक जाना चाहिए ये लेवल से। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सेबी दिस टाइम? ऐसा होगा आई क्या? थिंक एज ए इन्वेस्टर आई थिंक ये वीकली एक्सपायर को थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए, बिकॉज जैसे कि एक रिपोर्ट बताता है एनएससी में, जहाँ पे 9 out of 10 पीपल आर मेकिंग लॉसेस। तो वो अगर थोड़ा कंट्रोल करना है तो कुछ ना कुछ तो सभी को एक्सचेंज लेना ही चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और वीकली को थोड़ा सा अगर हम लोग निकाल देते हैं ये जो बिजनेस मॉडल से, तो मेरे लिए अच्छा ही लगेगा। बट बीइंग ए ब्रोकर आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगेन मेरे बिजनेस में भी ये इफेक्ट करता ही है, बट अगेन फ्रॉम ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डूइंग गुड। अविनाश सर, सीमेंट स्पेस पे क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि जीएसटी में बदलाव, कटौती के बाद सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस रहेगा। सीमेंट स्टॉक्स में एक मोमेंटम आया था, उसके बाद एक दायरे में फंसे हुए, कंसोलिडेशन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर विटनेसिंग। आपका चुनिंदा पिक सीमेंट स्पेस में क्या होगा? देखिए, सीमेंट में जो बड़े प्लेयर्स है जैसे अंबुजा है, अल्ट्राटेक है, वो तो डेफिनेटली ये जीएसटी की कटौती से बेनिफिट करेंगे क्योंकि इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, स्पेसिफिकली साउथ की कंपनी जैसे रैमको सीमेंट है, हेडलबर्ग सीमेंट है, मुझे लगता है कि निवेशकों को एक बात समझनी चाहिए कि पहला क्वार्टर जो आया है वो उम्मीद से बेहतर आ गया। नॉर्मली पहला क्वार्टर सीमेंट कंपनीज के लिए इतना कोई खास होता नहीं, फिर जुलाई टू सितंबर में तो इतना कोई बड़ा रन रेट आता नहीं, मेन बिजनेस सेकंड हाफ में आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज में अगर थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करे तो अगला साल काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट भी बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रा पे स्पेंड कर रही है, प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है, और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से भी डिमांड अच्छी है। तो आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 12-15 महीने का व्यू कोई रखता है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि सप्लाई प्रेशर भी अभी कम हो रहा है और प्राइसेस पिछले क्वार्टर में काफी ऊपर थे, तो वो एक अच्छा फैक्टर है सीमेंट कंपनीज को इवेल्युएट करने। प्रशांत, टेक्सटाइल स्टॉक्स को देखिएगा, आज केपीआर मिल्स इंडोकाउंट में भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, बिकॉज यूएस इंडिया के ट्रेड टॉक्स जो है वो रिज्यूम हुए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आशा और होप के चलते हुए एक मोमेंटम दिख रहा है। क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में? ओवरऑल पॉजिटिव। अगेन एज ए ट्रेडर, मुझे जिस तरीके से यूएस का जो डिस्कशन चल रहा है टैरिफ के ऊपर, तो जो मेजरली इफेक्टेड थे ये जो लेदर इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल हो या इवन ज्वेलरी बिजनेसेस हो, वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर एंड ऑल। मुझे लगता है कि यस, एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे मिलेंगे। अरविंद कैन बी ए बेटर बिट और सनातन टेक्सटाइल कैन बी ए सेकंड स्टॉक, मुझे वहाँ पे फोकस करना चाहिए। बट अगेन वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, और जब भी ये न्यूज बाहर आ जाएगा फिर आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। एंड ऑफ द डे टेक्सटाइल कंपनीज में अर्निंग्स मैटर्स ए लॉट। मुझे अर्निंग्स मिसिंग लग रहा है अभी भी। अगर जब तक अर्निंग्स नहीं आता है, मोमेंटम फॉर लॉन्ग टर्म नहीं आ पाएगा। ओके, अविनाश सर, डिफेंस स्पेस में अब क्या करना है? डिफेंस स्पेस में देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो मल्टी ईयर ग्रोथ दिखाएगा। बट जो निवेशक अभी पैसा लगाना चाहते हैं, इनको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखना चाहिए। देखिए, कंपनीज तो बहुत बढ़िया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 77,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। आप एचएल की बात करें तो वहां पे भी 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मजगांव डॉक की बात करें, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे बहुत अच्छे विकल्प है। लेकिन जो भी निवेशक अभी पैसा डालेगा, कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस भागे हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो एसआईपी करिए, कभी भी स्टॉक में करेक्शन आता है तो इसमें ऐड करिए, क्योंकि अगले 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको डेफिनेटली और प्रमोट करेगी। तो आई थिंक टेलविंड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा।
प्रशांत, एक और पीएसयू सेक्टर जो है वो है रेलवेज, जहां पे मोमेंटम बना हुआ है काफी अच्छा, एक ऑर्डर बुक के चलते हुए और ऑर्डर्स मिलने के चलते हुए एक अच्छा मोमेंटम हम रेल टेल आरवीएनएल के स्टॉक्स में देख चुके हैं। वहां पे कुछ पसंद है आपको? यस, अगेन दो स्टॉक जो मेरे पसंदीदा है ऑलरेडी बता दिया आपने। रेलटेल इज द फर्स्ट स्टॉक अगेन। मुझे लगता है कि कल उनको एक अच्छा खासा ऑर्डर भी मिला था, तो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और आरबीएनएल अगेन सेकंड बेस्ट स्टॉक इन द रेलवे स्टोर। बट दोनों मुझे लगते हैं कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक बन गए हैं। अभी टाइमिंग आपको ऑर्डर्स तो आते रहेंगे, बट जब तक ये रेलवे में एग्जीक्यूशन क्लियरली आती नहीं है तब तक कुछ अच्छा खासा मोमेंटम आता नहीं है। मैंने देखा लास्ट 2 साल में एग्जीक्यूशन वाज द रिस्क, बट ऑर्डर बुक्स तो आ रहे हैं, 2 साल 3 साल तक विजिबिलिटी मिल रहे हैं, बट एबिटा इंप्रूवमेंट और एग्जीक्यूशन इंप्रूवमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट यस, एज ए पोर्टफोलियो एटलीस्ट 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी एलोकेटेड टू सम काइंड ऑफ थीम्स, एंड थीम कैन बी रेलवे। प्रशांत, आईटी में आपका नजरिया बदला है? आर यू गोइंग काउंटर ऑन आईटी बिकॉज मोमेंटम आया, फिजल आउट हो गया, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, आज ब्याज दरों पे, कल ब्याज दरों पे भी कुछ सुनने को मिलेगा यूएस से। सो व्हाट शुड वन डू इन आईटी स्पेस? कुछ खरीदना चाहिए? नियर टर्म में तो आई डोंट सी एनी बिग अपसाइड इन द आईटी एज ए सेक्टर। जब तक ये इंटरेस्ट रेट कट आके वो इफेक्ट आना चाहिए उनके क्लाइंट के बैलेंस शीट में, और देन क्लाइंट हैज टू स्पेंड मोर ऑन दी आईटी एक्सपेंसेस। तो मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर के व्यू से शॉर्ट टर्म में बहुत अंडर परफॉर्मर रहेगा आईटी। बट अगर अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट आ गया तो मुझे लगता है कि वहां पे टीसीएस हो, इंफोसिस हो या एम्फोसिस हो, जो मिड कैप सेक्टर में एक अच्छा खासा स्टॉक है, फिर परसिस्टेंस हो, तो ये 3-4 स्टॉक जो है वो 1-2 क्वार्टर के ऊपर का अगर व्यू रहेगा तो लेना चाहिए, बिकॉज डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। मुझे लगता है अर्निंग विजिबिलिटी अभी भी आना चाहिए, वो 2 क्वार्टर तक टाइम जाएगा। अविनाश सर, एथेनॉल की स्टोरी एक बार फिर प्ले आउट होती दिख रही है हमको सारे शुगर स्टॉक्स में, और हमने एक मोमेंटम देखा था, और एथेनॉल पे तो कभी ना कभी प्राइसिंग बढ़ानी ही पड़ेगी सरकार को, जिसका इंतजार सभी शुगर कंपनीज को है। तो इसको अगर प्ले करना हो तो कौन से ऐसे स्टॉक है जो आपके रडार पे? देखिए, मेरे ख्याल से एक शुगर सेक्टर इस साल काफी अच्छा करेगा, क्योंकि मानसून अच्छे हैं और सितंबर से इनका जो प्रोडक्शन का शेड्यूल होता है वो मार्केट को पता चल जाता है। एथेनॉल की बात करें तो देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि एथेनॉल पे जो कैप था वो उन्होंने निकाला था। तो जो बड़े प्लेयर्स है जैसे बलरामपुर चीनी है, धामपुर है, ये कंपनीज पहले डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। लेकिन जो छोटे कंपनीज है जैसे शक्ति शुगर्स है, दवांगरी शुगर्स है, ये छोटे स्टॉक सही है, लेकिन इसमें डेफिनेटली हमको लगता है कि प्राइस इंप्रूवमेंट अगर आता है तो छोटे बेस पे इनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं कंपनीज ये भी देख रही है कि कैपिटल स्ट्रक्चरिंग से कर्जा कम हो रहा है। तो आई थिंक 3-4 कंपनीज है जो हमने हमारे क्लाइंटों को मेंशन किया, और हमको लगता है कि देखिए ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक जरूर है, लेकिन आप 3-4 स्टॉक्स में अगर निवेशित है तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली अगले 6 से 12 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। एथेनॉल स्टोरी विल डेफिनेटली प्ले आउट, क्योंकि अभी क्रूड स्टेबल है, लेकिन डेफिनेटली